हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। स्वागत है आप सबका यूट्यूब चैनल कोटा डॉट एजुकेशन पर। और हम रेगुलरली हमारी बेसिक मैथमेटिक्स के नए नए टॉपिक कवर करते हुए जा रहे हैं। और जल्दी से जल्दी हमारा बेसिक मैथमेटिक्स जब कंप्लीट हो जाएगा तब हम हमारी फिजिक्स को पढ़ना स्टार्ट करेंगे। और फिजिक्स में फिर हम इन सब कंसेप्ट का यूज करेंगे। अभी आप फ्यूचर में भी दोबारा कंसेप्ट को अगर रिकॉल करना चाहो तो ये वीडियो हमेशा आपके पास रहेंगे और इनसे आप दोबारा अपना वो कंसेप्ट मजबूत कर सकते हो। तो चलिए स्टूडेंट, हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक है हमारे पास सर्वसमीकाएँ, समुच्चय, घातांक के नियम और लघुगुणक। ये 4 टॉपिक मैं इसमें कवर करूँगा। एक बात और स्टूडेंट, अगर आपको ये वीडियो सीरीज अच्छी लग रही हो, आपको लग रहा हो कि वास्तव में हमारे लिए काफ़ी हेल्पफुल है, तो आप अपने ग्रुप्स में भी इनको शेयर कीजिए, अपने फ्रेंड से शेयर कीजिए, इनको सब्सक्राइब करवाइए और लाइक कमेंट करिए, ताकि मैं अच्छे से अच्छे वीडियोज़ आपके लिए बनाकर ला सकूँ। इससे मेरा उत्साह बढ़ता रहेगा और मैं नए नए वीडियोज़ और अच्छे बेहतर ढंग से आपके लिए लाता रहूँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक। हमारा पहला टॉपिक है आज का सर्वसमीकाएँ। देखो सर्वसमीकाएँ क्या होती है। सर्वसमीकाओं में देखो सबसे पहले एक कॉमन सर्वसमीका जो बहुत यूज की जाती है वह है a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। बहुत रटवाया जाता है इस सर्वसमीका को छोटी क्लासों में, ठीक है ना। तो इसमें देखो ये जो होती है टर्म लेफ्ट साइड में राइट साइड में जो टर्म है यहाँ पर, तो इसको अपन बोलते हैं, देखो ए प्लस बी का होल स्क्वायर को हम लिख सकते हैं ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी, ठीक है। इसको अपन बोलते हैं गुणनखंड रूप, ठीक है ना। मतलब इसमें दो गुणनखंड है, पहला गुणनखंड भी ए प्लस बी और दूसरा गुणनखंड भी ए प्लस बी। और जब इनको गुणा करके अपन ये पद प्राप्त करते हैं ये वाला, तो इसको कहते हैं व्यंजक। तो व्यंजक के गुणनखंड होते हैं या गुणनखंडों को गुणा करने से व्यंजक बन जाता है। इसी रूप में मैंने यहाँ पर सारी सर्वसमीकाएँ लिखी है। तो ये पहली सर्वसमीका है। इन सब के एग्जाम्पल्स भी मैं अभी आपको बताऊंगा, कुछ एग्जाम्पल आपको कि किस तरह से हम स्क्वायर्स को ओपन करते हैं, क्यूब को ओपन करते हैं। दूसरा देखो अब ये है ए माइनस बी का होल स्क्वायर। इसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ऐसे ही आपके पास ए प्लस बी को ए माइनस बी से गुणा करें तो इसका व्यंजक बनता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ऐसे ए प्लस बी का होल क्यूब, इसका मतलब हो गया कि इसमें ए प्लस बी जो है वो 3 बार गुणा है, ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी। और इसका जो व्यंजक बनता है वह इस तरह से बनता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। अपन इसको कह सकते हैं कि इसका फॉर्मूला है, ठीक है ना। इसको जब हम ओपन करेंगे तो ये फॉर्मूला बनेगा। ऐसे ही ए माइनस बी का होल क्यूब जब हम ओपन करेंगे तो बनेगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। आपको इसमें चिन्ह का भी ध्यान रखना पड़ेगा कि कहाँ चिन्ह प्लस आएगा और कहाँ माइनस आएगा, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा देखो नेक्स्ट है हमारे पास ए प्लस बी को जब गुणा करते हैं ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर से, तो इन दो गुणनखंडों को गुणा करने से बनता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब। ऐसे ही ए माइनस बी को गुणा करें अगर हम ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर से, तो वो बनता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब। या उल्टा अपन कह सकते हैं कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब का ये फॉर्मूला है और ए क्यूब माइनस बी क्यूब का ये फॉर्मूला है, ठीक है ना। ऐसे ही देखो इन सब में तो दो दो पद हैं। इसमें पहला पद दूसरा पद, पहला पद सॉरी पहला पद दूसरा पद, पहला पद दूसरा पद, पहला पद दूसरा पद। ऐसे कभी 3 पदों का स्क्वायर आ जाए तब भी हम ओपन कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखो ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर अगर हमें ओपन करना है तो ये बनेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। फिर क्या होगा, इनका दो दो का गुणा होगा, तो ये दोनों गुणा होकर 2 से गुणा हो जाएगा। फिर ये दोनों गुणा होकर 2 से गुणा हो जाएगा। फिर ये और ये बचे तो ये दोनों भी गुणा होकर 2 से गुणा हो जाएंगे। और अगर इनमें चिन्ह भी हो, प्लस माइनस, प्लस की जगह अगर माइनस चिन्ह भी हो, तो अपन चिन्ह सहित फिर यहाँ पद रखे जाते हैं। इनमें तो प्लस ही आता है पर यहाँ पर फिर चिन्ह सहित रखे जाते हैं मानव। तो अभी मैं एग्जाम्पल से आपको बताता हूँ, आपको अच्छा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इस पहली सर्वसमीका का एग्जाम्पल ले रहा हूँ। देखो जैसे मान लो आपको दिया हुआ है सपोज x प्लस 2y का होल स्क्वायर ज्ञात कीजिए। अब जो ये पद है इसको अपन इससे कंपेयर करें तो x तो a की तरह काम करेगा और 2y जो है वो b की तरह काम करेगा। और फिर हम इस फॉर्मूले से इसका स्क्वायर ओपन कर सकते हैं। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ, देखो बराबर, आप ध्यान देना, a स्क्वायर, a का मतलब x हो गया तो x का स्क्वायर, फिर आ जाएगा प्लस 2a की जगह x और b की जगह हमारे पास आ जाएगा 2y। ये 2y देखो ये b की जगह है यहाँ पर, तो 2y आ जाएगा। और प्लस फिर आ जाएगा b का स्क्वायर, मतलब जो 2y है इसका स्क्वायर।
तो ये अगर हम पूरा हल करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, 4xy प्लस 4y स्क्वायर। तो इस तरीके से हम इसको हल कर सकते हैं। ऐसे ही सेम वे में हम a माइनस बी को हल कर सकते हैं। मैं एक एक का एग्जाम्पल लूँगा, इसका ले लिया क्योंकि आप पहले भी इसको पढ़ चुके हैं, तो बस थोड़ा सा रिकॉल करने के लिए मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ। a माइनस बी तो सेम इसकी तरह होता है, ठीक है ना। अब जैसे इसका एग्जाम्पल अपन ले लेते हैं। जैसे मान लो अपने पास लिखा हुआ है 4x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को गुणनखंड रूप में लिखो। तो हम इससे कंपेयर करके लिख सकते हैं। देखो आप, ये जो है इस टर्म को हम इसकी जैसे माने तो इसका उल्टा हम ऐसा लिख सकते हैं। इसको देखो कैसे लिखूंगा मैं, 4x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। इसमें फॉर्मूला लग जाएगा हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। इसको मैं लिख सकता हूँ 2x का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर। इसको मैं 2x का स्क्वायर लिख सकता हूँ। और अब ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म हो गई, इसकी फॉर्म हो गई। तो इसको हम उल्टा क्या लिख सकते हैं, 2x प्लस वाई मतलब a प्लस बी, और 2x माइनस वाई मतलब a माइनस बी। तो इस तरीके से हम इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे अब क्यूब वाले बताता हूँ मैं आपको। नेक्स्ट, जैसे मान लीजिए हमें दिया हुआ है y प्लस 2z का होल क्यूब ज्ञात कीजिए। या कहीं हमारी आवश्यकता पड़ गई कि हमें y प्लस 2z का होल क्यूब ओपन करना है, तो कैसे ओपन करेंगे। हमारे पास ये फॉर्मूला रहा, ठीक है ना। इससे ओपन करेंगे देखो तो क्या हो जाएगा, a की जगह तो हम y ले लेंगे और b की जगह हम 2z ले लेंगे और फिर इस फॉर्मूले में रख देंगे मानो। तो देखो मैं रखता हूँ, सबसे पहले ये हो गया a क्यूब का मतलब y क्यूब, फिर b क्यूब का मतलब हो जाएगा 2z का होल क्यूब प्लस 3, a स्क्वायर का मतलब y का स्क्वायर, और फिर b का मतलब 2z, फिर आ जाएगा प्लस 3, a का मतलब y, a का मतलब y, और b स्क्वायर का मतलब 2z का होल स्क्वायर। तो इसको आप जब पूरा हल करोगे तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा y क्यूब प्लस 2z का क्यूब हम ओपन करेंगे तो 2 का क्यूब 8 होता है, तो 8z क्यूब हो जाएगा, प्लस इनको गुणा कर देंगे तो 6y स्क्वायर z, प्लस यहाँ पर देखो इसका होल स्क्वायर खोलेंगे तो 4 आएगा, 4z स्क्वायर, 4 3 से गुणा होकर 12 हो जाएगा, तो 12yz स्क्वायर। तो इस तरह से हम इसका होल क्यूब ओपन कर सकते हैं। तो फिजिक्स में कभी कभी हमें इस तरह की आवश्यकताएं पड़ जाती है जहाँ पर कुछ क्यूब्स आ जाते हैं, ठीक है ना, स्क्वायर्स आ सकते हैं, तो इस तरह से हम उनको हल कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे माइनस में अपन माइनस का ध्यान रखते हुए ओपन कर सकते हैं। इसके बाद देखो मैं आपको बता देता हूँ ये लास्ट वाला, ठीक है ना। एक इसका उदाहरण ले लेता हूँ मैं। तो यहाँ पर लास्ट का उदाहरण लेते हैं अपन। जैसे आपको दिया हुआ है x माइनस वाई प्लस 3z का होल स्क्वायर ज्ञात कीजिए, ठीक है। ये हमें होल स्क्वायर ज्ञात करना है, तो हम इस फॉर्मूले की सहायता लेंगे, ठीक है ना। इसमें ये सब मान जो है हमें चिन्ह सहित रखने होंगे, ठीक है ना। यहाँ पर ए बी सी को हम चिन्ह सहित रख देंगे। तो देखो कैसे हल करेंगे, सबसे पहले ए का स्क्वायर मतलब ए बी सी, इसको ए की तरह, इसको बी की तरह, इसको सी की तरह मानेंगे। इस फॉर्मूले से अपन इसको ओपन करेंगे तो ए का स्क्वायर मतलब एक्स का स्क्वायर, फिर प्लस चिन्ह आ रहा है तो प्लस लगा देंगे, ठीक है ना। और फिर बी का स्क्वायर, तो ये जो है ये बी है यहाँ पर, मतलब माइनस वाई को बी मानेंगे तो माइनस वाई का होल स्क्वायर, ठीक, ऐसा हो जाएगा। प्लस सी स्क्वायर, तो सी का मान 3z है तो 3z का होल स्क्वायर, फिर आएगा प्लस 2ab, तो 2a की वैल्यू x और b की वैल्यू माइनस वाई। इस पूरे को अपन ने माइनस चिन्ह सही ही ले लिया अपन ने, ठीक है ना, तो माइनस वाई, प्लस 2bc, तो 2b की वैल्यू माइनस वाई और c की वैल्यू 3z, और प्लस 2ac, तो 2x इंटू 3z, ठीक है। ये दोनों मान मैंने रख दिए। अब हम इसको हल कर लेंगे, तो हल करेंगे देखो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस माइनस वाई का होल स्क्वायर तो वाई स्क्वायर ही बनेगा, इसका होल स्क्वायर खोलेंगे तो 9z स्क्वायर हो जाएगा,
फिर यहाँ पर देखो माइनस आगे आ जाएगा, तो माइनस के 2xy, इसमें भी माइनस आगे आ जाएगा, तो माइनस के 6yz और प्लस के 6xz। तो इस तरीके से हम 3 पदों का होल स्क्वायर भी ओपन कर सकते हैं। तो 11th क्लास के हिसाब से जो यूजफुल थे उनको मैंने यहाँ पर ज़्यादा लिया आपको बताने के लिए, और भी आप अपनी प्रैक्टिस के लिए इसमें चाहे तो क्वेश्चंस कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम लेते हैं स्टूडेंट, समुच्चय। और समुच्चय जो है वह हमारे 11th क्लास के लिए एक नया टॉपिक है, क्योंकि 10th क्लास तक आप समुच्चय को नहीं पढ़ते हैं। तो यहाँ समुच्चय को आप बहुत ध्यान से समझना, समुच्चय क्या होता है। समुच्चय को हम इंग्लिश में सेट भी बोलते हैं, ठीक है ना। मैं यहाँ लिख देता हूँ सेट, इंग्लिश में इसको सेट भी बोला जाता है। तो ये क्या होता है, एक प्रकार से कलेक्शन करता है, मतलब ये ऑब्जेक्ट्स का या वस्तुओं का कलेक्शन करता है या नंबर्स का कलेक्शन करता है। जो भी चीज़ है जो आपको कलेक्ट करनी है उनको एक साथ दिखाने के लिए हम समुच्चय का यूज करते हैं। तो देखो लिखा हुआ है इसकी परिभाषा में, वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं और इन्हें अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों से लिखते हैं। अभी मैं बताऊंगा आपको कैसे लिखना है। जैसे मान लो सपोज करो कि हमें भारत के राज्यों का समुच्चय लिखना है, तो इस समुच्चय को पहले तो मैं एक नाम दे दूंगा कि मान लेते हैं ये ए समुच्चय है। मैथमेटिक्स में हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे वो तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। तो हमने इसको ए से रिप्रेजेंट कर दिया, फिर इसका एक जो मजला कोष्टक होता है ऐसा निशान होता है इसका, ठीक है ना, मजले कोष्टक की तरह इस तरह से इसका निशान रहेगा। तो इसमें क्या होगा, अंदर जो भी आपको समुच्चय दिया हुआ है वो इसमें अंदर आ जाएंगे। जैसे भारत के राज्यों का समुच्चय, तो भारत के राज्य इसमें लिखे जाएंगे। जैसे मान लो मैंने लिख दिया यहाँ पर यूपी, एमपी, ठीक है ना, राजस्थान, ठीक है ना। इस तरह से जितने भी राज्य हो सकते हैं भारत में, जितने भी राज्य हैं वो सारे इसमें आ जाएंगे। और ये सब जो इसके अंदर आ रहे हैं वो इस समुच्चय के सदस्य कहलाते हैं। ये सब इसके क्या है, सदस्य हैं। सदस्य, इनको इंग्लिश में अपन बोलते हैं एलिमेंट, ठीक है ना, एलिमेंट या अवयव भी कह सकते हो, अवयव, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि यूपी, एमपी, राजस्थान और अदर जो भारत की स्टेट्स है वो सब इस समुच्चय ए के सदस्य हैं या इसके अवयव हैं। अब इस अवयव या एलिमेंट को लिखने का तरीका होता है ऐसा, इसको बताने का मतलब ये निशान अपन जहाँ लगा देंगे इसका मतलब है कि अवयव है। हिंदी में कहें तो अवयव है, या इंग्लिश में कहें तो इज एलिमेंट, इज एलिमेंट। देखो इसका क्या मतलब है, जैसे मान लो मैं आपसे कहूँ कि यूपी, इसको कैसे पढ़ा जाएगा, तो यूपी अवयव है ए का, या तो ऐसे पढ़ लो आप इसको, या यूपी इज एलिमेंट ऑफ ए, ठीक है ना। इसको ऐसे कह सकते हैं, यूपी अवयव है ए का, ऐसे पढ़ सकते हो। या फिर इंग्लिश में पढ़ो तो यूपी इज एलिमेंट ऑफ ए, ठीक है ना। तो इस सिंबॉलिक रूप में पढ़ने का तरीका भी हमें आना चाहिए। अब जैसे मान लो मैं लिख दूं यहाँ पर कि कोटा, कोटा एलिमेंट है ए का, तो ये कोटा जो है स्टेट नहीं है, ठीक है ना। ए में तो क्या आ रही है, भारत के राज्यों का समुच्चय आ रहा है। अब कोटा राज्य थोड़ी है, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, यहाँ से काट सकते हैं। तो इसको अपन कैसे पढ़ेंगे, कोटा अवयव नहीं है ए का, हिंदी में पढ़े तो, और इंग्लिश में पढ़े तो अपन क्या कहेंगे, कोटा इज नॉट एलिमेंट ऑफ ए, ठीक है ना। अपन लिख सकते हैं कोटा इज नॉट एलिमेंट ऑफ ए। तो ऐसे इसको पढ़ा जा सकता है। तो आपको इस तरह से ये सिंबल के रूप में भी आपको इसको पढ़ना आना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया भारत के राज्यों के समुच्चय से मैंने आपको बताया। अब हमारे यहाँ पर मैथमेटिक्स के हिसाब से कुछ महत्वपूर्ण समुच्चय हमें याद रखने हैं, तो मैं एक एक करके उन समुच्चय को यहाँ पर लेता हूँ अब, ठीक है ना। चलिए मैं लेता हूँ उन समुच्चयों को। कुछ महत्वपूर्ण समुच्चय, ठीक है ना। इसमें सबसे पहला होता है प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। प्राकृत संख्याओं के समुच्चय को स्टैंडर्ड नेम दिया गया है n, तो इसको n से रिप्रेजेंट करते हैं। और आप जानते हो प्राकृत संख्याओं में संख्या 1 से स्टार्ट होती है, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, पूरे पूरे नंबर्स आते हैं। तो इसके अंदर जो इसके एलिमेंट आएंगे वो 1, 2, 3, 4,
और डॉट डॉट का मतलब हो गया ऐसे जितने भी प्राकृत संख्याएं होगी वो सब इसके अंदर आ जाएगी। अब ये समुच्चय जो है ये अपरिमित टाइप का है, मतलब इसके सदस्य अनंत हैं, कितने भी नंबर्स इसमें आ सकते हैं, इसलिए इसको अपरिमित समुच्चय भी बोला जाता है, ठीक है ना। जिसमें नंबर जिसमें अपन सदस्यों की काउंटिंग कर सकें, जिसके अवयव परिमित हो, ठीक है ना, या उनकी काउंटिंग हो सके, उसको अपन बोलते हैं परिमित समुच्चय। और जिसमें अवयवों की काउंटिंग ना हो सके, अवयव अनंत हो, उसको हम बोलते हैं अपरिमित समुच्चय। तो ये ज़्यादा डिटेल तो फिर मैथमेटिक्स में हम पढ़ सकते हैं, तो फिलहाल तो हमें केवल यहाँ पर समुच्चयों के बारे में जानना है। तो ये हमारा पहला समुच्चय हो गया प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। दूसरा होता है हमारे पास पूर्ण संख्याओं का समुच्चय। पूर्ण संख्याओं का समुच्चय, इसको हम W से लिखते हैं। और पूर्ण संख्या हम जानते हैं 0 से स्टार्ट होती है, तो ये हो जाएगा हमारे पास पूर्ण संख्याओं का समुच्चय। तीसरा होता है फिर हमारे पास पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय। पूर्णांक संख्याओं के समुच्चय को I या Z से लिखते हैं, I या Z से, ठीक है ना। और ये बराबर होता है, इसमें नंबर्स जो होते हैं नेगेटिव भी होते हैं पॉजिटिव होते हैं, मतलब पूरे पूरे नंबर होते हैं नेगेटिव या पॉजिटिव वाले। तो डॉट डॉट का मतलब इधर इनफाइनाइट से हम आ रहे हैं, -3 -2 -1 0 1 2 3, इस तरह से इसमें नंबर्स होते हैं। तो नेगेटिव में भी अनंत तक जा सकते हैं और पॉजिटिव में भी अनंत तक जा सकते हैं। तो ये सब हमारे पास पूर्णांक हो जाएंगे। अब आगे बढ़ने से पहले मैं यहाँ पर एक जैसे क्वेश्चन लेता हूँ छोटा सा। अगर मैं आपसे पूछूं कि ट्रू या फेल्स में उत्तर दीजिए, ट्रू या फेल्स में उत्तर दीजिए। फर्स्ट मैंने ले लिया 0 एलिमेंट है n का, दूसरा ले लिया मैंने -3 एलिमेंट है W का, फिर मैंने ले लिया 5 इज एलिमेंट ऑफ Z, चौथा ले लिया मैंने 3/2 एलिमेंट ऑफ Z। इनमें से कौन सा यस और नो में आंसर देना है। इसका अर्थ क्या है कि 0 अवयव है इनका, या 0 समुच्चय n में आता है, या 0 सदस्य है इनका। क्या ये बात सही है। तो हम जानते हैं कि प्राकृत संख्याओं में 0 आता ही नहीं है, तो हम क्या कहेंगे ये बात सही नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा नो, नहीं। ऐसे दूसरा देखो आप, -3 अवयव है W का, W का मतलब पूर्ण संख्याओं का। तो हम जानते हैं पूर्ण संख्याओं में ऋणात्मक संख्याएं नहीं आती है, इसका भी आंसर हो जाएगा नो, नहीं, ठीक है ना। इसके बाद 5 एलिमेंट है Z का, Z जो है पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय है। क्या इसमें 5 आता है। तो हम कहेंगे हाँ आता है, क्योंकि 5 तो इसमें आएगा ही आएगा, ठीक है ना। तो अपन कहेंगे यस, हाँ होगा। 3/2 एलिमेंट है Z का, तो अपन जानते हैं कि Z में पूरे पूरे नंबर ही आते हैं, बटा वाले नंबर नहीं आते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा नो। तो इस तरह से सिंबलिक रूप में मैंने उदाहरण इसलिए बताया आपको, ताकि आपको सिंबल जो अपने पास ये सिंबल है इसके रूप में आपको समुच्चय को पहचान में आना चाहिए, या इस रूप में आपको लिखना आना चाहिए। तो यहाँ तक हमारे 3 समुच्चय कंप्लीट हो गए। अब आगे मैं लेता हूँ इसके बाद। नेक्स्ट है हमारे पास परिमेय संख्याओं का समुच्चय। परिमेय संख्याओं के समुच्चय को हम Q से लिखते हैं, ठीक है ना, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है। और इसके अंदर जो संख्याएं आती है वो P/Q रूप की आती है। तो P/Q का मतलब क्या, अंश बटा हर, भिन्न के रूप में आने वाली संख्याएं। तो अपन कहेंगे कि इसके अंदर जो है संख्या है वो P/Q रूप की होती है। और ये जो लाइन में खींच रहा हूँ इसको पढ़ते हैं अपन हिंदी में जहाँ या वेयर। ये एक समुच्चय को लिखने का अलग तरीका है कि Q में P/Q प्रकार की संख्याएं आती है, जहाँ, अब जहाँ का मतलब P और Q पे प्रतिबंध लगाया जाएगा। तो P और Q पे क्या प्रतिबंध है कि P तथा Q क्या है, पूर्णांक है, पूर्णांक है, और Q नॉट इक्वल टू 0, तथा ये Q 0 नहीं होना चाहिए। Q 0 क्यों नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर Q 0 हो गया तो 0 में जब हम किसी 0 का भाग हम किसी संख्या में देते हैं तो वो अनंत बन जाती है, फिर वो परिमेय संख्या नहीं रहेगी। तो इस तरह से हम इस समुच्चय को लिख सकते हैं। इस समुच्चय को लिखने का नियम रूप कहलाता है, ठीक है ना।
तो इस तरीके से भी समुच्चय लिखा जा सकता है। अब इसकी ओपन फॉर्म भी अगर आप चाहो तो लिख सकते हो। एग्जाम्पल जैसे अपन ले सकते हैं कि 2/3 एलिमेंट है क्यू का, ठीक है ना, -4/5 एलिमेंट है क्यू का। तो सर ये p/q रूप है, तो हम इनको क्यू के एलिमेंट मान सकते हैं। और भी आप ऐसे कहीं लिख सकते हो, ठीक है ना, कोई अंत नहीं है, अपन कितना भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब जैसे क्वेश्चन में आपके सामने लेता हूं यहाँ पर, क्या -7 एक परिमेय संख्या है? अब ऐसा क्वेश्चन मैंने क्यों पूछा, देखो भाई, -7 क्या एक परिमेय संख्या है? तो जनरली स्टूडेंट कभी कभी भ्रम में यह मान लेता है कि जिसमें अंश बटा हर का रूप होता है केवल वही परिमेय संख्या होती है। अब जैसे ये अंश बटा हर के रूप में लिखी हुई नहीं है, तो बहुत से स्टूडेंट कहेंगे सर नहीं, ये परिमेय नहीं है, ये तो हमारी पूर्णांक संख्या है, ठीक है ना। पर ये परिमेय संख्या भी है। क्यों है, देखो अपन लिखेंगे आंसर में यस, क्योंकि क्योंकि हम इसको भिन्न के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि -7 बराबर लिखा जा सकता है -7/1, मतलब p/q रूप में इसको लिखा जा सकता है। तो जितने भी पूर्णांक होते हैं, पूर्ण संख्याएं होती है, या अपने क्या कहते हैं प्राकृत संख्याएं होती हैं, वो सब परिमेय जरूर होती है, ठीक है ना। मतलब अपन जैसे बढ़ते हुए जा रहे हैं, पहले अपन ने प्राकृत पढ़ा, फिर पूर्ण पढ़ा, फिर अपन ने पूर्णांक पढ़ा, अब हमने परिमेय पढ़ लिया, तो हम बड़े बड़े समुच्चय की ओर बढ़ते जा रहे हैं। सबसे छोटा समुच्चय था n, उससे बड़ा हो गया फिर w, उससे बड़ा हो गया फिर हमारे पास i या z, और उससे बड़ा हो जाएगा हमारे पास q। अब इससे बड़ा फिर आगे आने वाला है, ठीक है ना। अभी उसको भी लेंगे हम उसके बाद, r जिसे अपन कहते हैं वास्तविक संख्या का समुच्चय। तो ये हमारा हो गया परिमेय संख्याओं का समुच्चय। इसके बाद मैं लेता हूँ अपरिमेय। नेक्स्ट हमारे पास बहुत ही महत्वपूर्ण नंबर है, वह है अपरिमेय संख्याएं और उनका समुच्चय, ठीक है ना। तो अपरिमेय संख्याएं क्या होती है, देखो अभी हाल हमने परिमेय संख्या पढ़ ली है जो अंश बटा हर के रूप की हो। अब अपरिमेय संख्याएं होती है वर्गमूल के अंदर पूर्ण वर्ग संख्या न हो, उन्हें अपरिमेय संख्या कहते हैं। अभी पूर्ण वर्ग संख्या क्या है, देखो, तो पूर्ण वर्ग संख्याएं वो कहलाती है जिनका वर्गमूल पूरा पूरा निकल जाता है, मतलब पूर्णांक निकल जाता है। जैसे 4 है, 9 है, 16 है, 25 है, तो इनके वर्गमूल जो है वो पूरे पूरे निकल जाते हैं, मतलब पूर्णांक संख्या में निकल जाते हैं। जैसे 4 का वर्गमूल +-2 आ गया, ठीक है ना, दशमलव में नहीं आए। तो इस तरह की संख्याएं जो कहलाती है वो पूर्ण वर्ग कहलाती है। जैसे आप 9 का वर्गमूल निकालेंगे तो वो +-3 आ जाएगा, 16 का निकालेंगे तो +-4 आ जाएगा। तो अगर ये संख्याएं वर्गमूल के अंदर नहीं है, तब वो संख्याएं अपरिमेय संख्याएं कहलाती है। अब जैसे मान लो एग्जाम्पल के रूप में अपन ले लें √2, ठीक है ना, तो ये अपरिमेय संख्या है क्योंकि 2 पूर्ण वर्ग नहीं है, 2 का वर्गमूल पूर्णांक संख्या में नहीं निकलेगा। ऐसे ही √3 है, ठीक है ना, ऐसे √5 है, √7 है। ऐसे अपन कई तरह की संख्या ऐसी लिख सकते हैं जो अपरिमेय होती है, ठीक है। और इनके समुच्चय को हम चाहें तो IR से लिख सकते हैं, तो IR का समुच्चय बनाकर उसके अंदर इन संख्याओं को रखा जा सकता है। तो इस तरीके से यहाँ पर हमारी अब अपरिमेय संख्याएं भी कंप्लीट हो जाती हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आती है वास्तविक संख्याएं। तो देखो मैं लेता हूँ इसके बाद वास्तविक संख्याएं या वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। तो इस समुच्चय को हम लिखते हैं R से, और R का जो समुच्चय होता है इसमें परिमेय प्लस अपरिमेय दोनों संख्याएं आ जाती हैं। मतलब R जो समुच्चय है वो ऐसी संख्याओं का समुच्चय है जिसमें परिमेय संख्याएं भी विद्यमान होती है और अपरिमेय संख्याएं भी विद्यमान होती है। ऐसे समुच्चय को हम वास्तविक संख्याओं का समुच्चय कहते हैं। तो जो भी नंबर आप सोच सकते हैं जो काल्पनिक ना हो, ठीक है ना, या अवास्तविक ना हो, उनको छोड़कर जो भी नंबर आप सोच सकते हैं वो सब क्या है, वास्तविक संख्याएं हैं, ठीक है ना। जैसे रूट वाली संख्या हो गई, बटा वाली हो गई, दशमलव वाली हो गई, ये सारी संख्याएं जो होती है वास्तविक संख्याएं कहलाती है। और वास्तविक संख्याएं सब संख्या रेखा पे विद्यमान होती है। संख्या रेखा आपने पढ़ी होगी, संख्या रेखा, संख्या रेखा इसको बोलते हैं ऐसी रेखा जिस पर समस्त वास्तविक संख्याएं विद्यमान हो, ठीक है ना। तो जो आप संख्या रेखा बनाते हो जैसे इस तरीके से,
तो इस पर क्या होता है, हर नंबर विद्यमान होता है। इसमें दिखाए तो पूर्णांक ही जाते हैं, पर बीच में भी सारे नंबर इस पे स्थित माने जाते हैं। जैसे 1 और 2 के बीच, 1 और 2 के बीच के सारे नंबर यहाँ स्थित रहेंगे, 2 और 3 के बीच के सारे नंबर यहाँ स्थित रहेंगे। ऐसे संख्या रेखा इधर प्लस में अनंत तक जाती है और माइनस में भी अनंत तक जाती है। तो इस पर समस्त संख्याएं विद्यमान मानी जाती है। तो स्टूडेंट, इस तरीके से हमने यहाँ पर जो हमारे 11th क्लास में जो काम आने वाले समुच्चय हैं उनके बारे में मैंने आपको बता दिया, ठीक है ना। और हर समुच्चय जो है यहाँ पर अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो आप इन समुच्चयों को ध्यान रखिए। एक बार फिर मैं शॉर्ट में रिपीट कर देता हूँ। पहला समुच्चय प्राकृत संख्याओं का समुच्चय, दूसरा हमारा पूर्ण संख्याओं का समुच्चय, तीसरा हमारा पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय, चौथा हमारा जो है वह परिमेय संख्याओं का समुच्चय, पांचवा अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय, और छठा लास्ट हमारा वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। और ये सबसे बड़ा समुच्चय है क्योंकि इसमें परिमेय और अपरिमेय भी आ गई। इससे भी बड़ा समुच्चय होता है, पर अभी फिलहाल हम उसकी चर्चा यहाँ पर नहीं करेंगे। जिसे हम सम्मिश्र संख्याओं का समुच्चय, कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। तो वह मैथमेटिक्स का ज़्यादा पार्ट है, इसलिए फिजिक्स में अपना इतना ही जानना पर्याप्त है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये अपना टॉपिक यहाँ पर समुच्चय का कंप्लीट होता है। अब मैं नेक्स्ट लेता हूँ घातांक के नियम। तो आइए स्टूडेंट, नेक्स्ट हम समझते हैं घातांक के नियम। और 11th क्लास में जब हम न्यूमेरिकल करते हैं तो घातों के नियम काफ़ी काम आते हैं, और छोटी क्लासों में हम बहुत पहले पढ़ लेते हैं, इसलिए हम थोड़े भूल भी जाते हैं। सभी नियमों को हम दोबारा समझते हैं। यहाँ पर देखो घातांक के नियम क्या है। तो जिसको घात देखो इस तरह से लिखा जाता है, किसी भी घात के रूप में अगर पद लिखा जाता है तो कुछ इस तरीके से होता है। जैसे 2 की घात 3 है। अब 2 की घात 3 हम जानते हैं 8 होता है, मतलब 2 को 3 बार गुणा करना, 2 इंटू 2 इंटू 2 बराबर हो जाएगा 8। तो इसमें जो ये नीचे आपको दिखाई दे रहा है ये कहलाता है आधार, ठीक है ना। और जो ऊपर है ये कहलाती है घात। और इसकी जो भी वैल्यू है, जैसे 8 बन रही है तो ये इसका मान, मतलब घात का मान या वैल्यू कहलाती है। तो इस तरीके से हमें इसमें आधार और घात को पहचानना आना चाहिए, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर इसके कुछ रूल्स हैं, जिन रूलों की अपन चर्चा करते हैं यहाँ पर। इसमें पहला रूल देखो ये है कि जैसे ये आप देखो a की पावर m, तो इसमें a आधार है और m घात है। फिर गुणा में यहाँ भी a आधार है और n घात है। तो इसका रूल क्या होता है कि अगर आधार समान हो, देखो यहाँ भी a आधार है, यहाँ भी a आधार है, तो आधार अगर समान हो तो घात एक जुड़ जाती है। तो देखो आप यहाँ आधार a पर m प्लस n हो गया। तो ये हमारा फर्स्ट रूल है। इसी प्रकार अगर बटा में लेते हैं अपन, तो बटा में क्या होता है देखो कि आधार समान होने पर, यहाँ भी a आधार है, यहाँ भी a आधार है, तो अगर बटा में है तो इनको अगर इसको मैं ऊपर लेके जाऊँ तो m में से n घात घट जाएगी, तो a की पावर m माइनस n हो जाएगा। या इसको आप चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर जैसे आप इसको ऊपर लेके गए, इसको भी नीचे ला सकते हैं, तो इसको नीचे लेके आएंगे हम, तो फिर क्या होगा, n में से m घात घट जाएगी, तो n माइनस m बन जाएगा। तो आवश्यकता के अनुसार आप हर से अंश में जा सकते हैं या अंश से हर में भी आ सकते हैं। इसी प्रकार आप देखो तीसरा जो है, ये होल पावर खोलने का नियम है घात में। ए बी की होल पावर m है मान लो, तो जब ये कोष्टक ओपन होगा तो a के ऊपर भी m पावर आ जाएगी और b के ऊपर भी m पावर आ जाएगी। इसी प्रकार बटा में भी होता है, अगर दो संख्याएं a और b इस तरह से भागफल में हैं और उनकी होल पावर m लगी हुई है, तो जब इसको ओपन करेंगे तो a के ऊपर भी m पावर और b के ऊपर भी m पावर। अभी इन सब के उदाहरण मैं आपको बताने वाला हूँ। और इसी प्रकार देखो आप यहाँ पर अगर दो घात एक साथ है, जैसे a की घात m और इसकी फिर घात n है, तो घातों का नियम होता है कि घाते घाते जो होती है गुणा होती है। अभी आगे कुछ और नियम भी मैं बताऊंगा, पहले मैं इनके एग्जाम्पल्स आपको बता देता हूँ। तो जैसे अपन यहाँ शुरू करते हैं, जैसे हमें लिखना है 2 की घात 3 गुणा 2 की घात 5। अब इसको हमें सोल्व करना है, तो इस रूल से हम सोल्व कर सकते हैं। आधार देखो दोनों में 2 है, तो घातें जुड़ जाएगी, तो हम कह सकते हैं 2 की घात हो जाएगी 3 प्लस 5 बराबर 2 की घात 8। इस तरह से इसको लिखा जा सकता है। जैसे एग्जाम्पल नंबर 2 देखिए आप, जैसे 5 की पावर 3 बटा 5 की पावर 2, इसको सोल्व करना है तो इस रूल से सोल्व कर सकते हैं। यहाँ आधार 5 एक जैसा है, तो या तो इसको ऊपर ले जाओ या इसको नीचे ले आओ, तो मैं 2 को ऊपर ले जाता हूँ, मतलब इस पद को पूरे को ऊपर ले जाता हूँ। इसका मतलब रहेगा 5 की घात 3 है, उसमें से 2 घात घट जाएगी, मतलब 5 की घात 1 मतलब 5 रह जाएगा। तो इस रूल से अपन इस तरीके से इसको हल कर सकते हैं। तीसरा रूल देखिए आप, जैसे मान लो एक्स वाई की पावर 5 है, एक्स वाई की होल पावर 5 हमें खोलनी है, तो इसका मतलब होगा एक्स की घात 5 और वाई की घात 5, इस वाले रूल से, ठीक है ना। इसी प्रकार नेक्स्ट देखिए आप, जैसे हमें निकालना है एक्स बटा वाई की पावर 10,
तो इसको मैं लिख सकता हूँ x की पावर 10 बटा y की पावर 10। इस वाले रूल से अपन ऐसा लिख सकते हैं। और लास्ट हमारे पास है इसमें, अगर मान लो 2 की घात 3 गुणा, यहाँ पर लिखा हुआ है 4, 2 की घात 3 के ऊपर 4 घात लिखेंगे तो घाते, ये भी घात है ये भी घात है, तो घाते घाते गुणा हो जाती है, तो 2 इंटू 4 दिया 12, तो 2 की घात 12 इसको हम लिख सकते हैं। तो इस तरह से ये काफ़ी यूजफुल रूल है हमारे पास, जो मैंने अभी आपको ये बताए हैं। अभी कुछ रूल और बाकी हैं, उनको भी मैं बताता हूँ आपको। घातांक के नियम को हम कंटिन्यू करते हैं। देखिए यहाँ पर, तो इसमें देखिए आप कि ए का मतलब कोई संख्या है और उसकी घात 0 है, तो किसी भी संख्या की घात अगर 0 हो तो उसका मान हमेशा 1 होता है। ये काफ़ी यूजफुल रिजल्ट है, इसको आप ज़रूर ध्यान रखें। जैसे मान लो एग्जाम्पल के लिए मैं कहूँ कि 2 की घात 0 कितना होगा, तो वह 1 होगा। 100 की पावर 0 ले लें तो कितना होगा, 1 होगा। जेड की पावर 0 ले लें तो कितना होगा, 1 होगा। कोई भी संख्या हो जिसकी घात अगर आप 0 लगा देते हैं तो उसका मान हमेशा 1 बनता है। ठीक है ना, मज़ेदार रिजल्ट है, आपको जरूर ध्यान रखना है। इसके बाद देखो, ये भी हमारे कभी 11th क्लास में काम आता है, जब हम पावर का पक्षांतरण करते हैं। इसको बोलते हैं अपन पावर का पक्षांतरण करना। तो देखो जैसे यहाँ पर x की पावर y बराबर z है, ठीक है ना। अब आप इसमें x का मान ज्ञात करना चाहते हो तो आपको y को इधर पक्षांतरण करना पड़ेगा। तो ये पावर जो y है उधर z की पावर 1/y हो जाएगी, मतलब व्युत्क्रम हो जाएगी। जैसे एग्जाम्पल के रूप में आप देखो, जैसे मान लो हमें दे रखा है कि x की घात 2 बराबर 5 है, तो इससे अगर हम x की वैल्यू निकालें तो क्या आ जाएगी, 5, और ये पावर उधर जाके 1/में हो जाएगी, मतलब उल्टी हो जाएगी, 1/2 हो जाएगी, जिसको अपन रूट 5 भी कहते हैं, क्योंकि 1/2 घात को रूट भी माना जाता है। ऐसे और भी एग्जाम्पल अपन ले सकते हैं। जैसे मान लो जेड की घात है 3/7 और बराबर है यहाँ पर 6 है माना कि। अब आप इससे जेड निकालना चाहते हो तो जेड की वैल्यू क्या बनेगी, ये पावर उधर जाके उल्टी हो जाएगी, तो 6 की पावर 7/3, इधर 3/7 है, उधर जाके 7/3 हो जाएगी। तो कभी कभी ये रिजल्ट भी हमारे बहुत काम आता है। ठीक है ना। इसके बाद देखो नेक्स्ट है, अगर -1 के ऊपर सम संख्या है घात में, उसका मान हमेशा 1 आता है। जैसे मान लो यहाँ बताता हूँ मैं, -1 के ऊपर मान लो 4 घात है। अब 4 एक सम संख्या है, तो -1 को 4 बार गुणा करेंगे तो +1 ही आएगा। ऐसे -1 के ऊपर मान लो 200 घात है, तो 200 सम संख्या है तो इसका मान फिर 1 ही आएगा। तो ये चीज़ बता रहा है कि -1 के ऊपर जब भी सम संख्या घात के रूप में होगी तो वह मान हमेशा 1 ही बनेगा। और अगर -1 के ऊपर विषम संख्या घात के रूप में है तो उसका मान -1 बनेगा। जैसे मान लो -1 की पावर 99, तो इसका मान बनेगा -1। -1 की पावर 53, तो इसका मान भी बनेगा -1। तो इस तरीके से हमें इन रूल्स को ध्यान रखना है। ठीक है ना। तो स्टूडेंट, ये हमारा घातांक के नियम भी कंप्लीट होता है। अब इसके बाद मैं आपके लिए लेता हूँ लघु गणक। चलिए लघु गणक की ओर आइए स्टूडेंट, नेक्स्ट टॉपिक हम समझते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लघु गणक या लॉगरिथम। ठीक है ना। और इसका यूज हम 11th क्लास में कई जगह करते हैं। यहाँ पर देखो कि लॉगरिथम जो है, ये लघु गणक, इसको लॉग से लिखा जाता है, LOG, लॉग से। ये एक तरह से गणित का एक फलन है, जैसे आपने साइन कोस टेन अपन गणित के फलन मानते हैं। फलनों के बारे में मैं आपको डिटेल में आगे नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूँ। वो वीडियो काफ़ी अच्छे होने वाले हैं अपने, क्योंकि उनका सबसे ज़्यादा यूज होता है अपने मैथमेटिक्स में और फिजिक्स में भी। ठीक है ना। तो उसमें काफ़ी चीज़ें हम समझेंगे वहाँ पर, अवकलन, समाकलन, फंक्शंस, काफ़ी सारी चीज़ें वहाँ पर आने वाली हैं। तो यहाँ पर ये एक प्रकार का फलन है लॉग। अब जैसे मान लो इसमें जो b लिखा हुआ है, इसका अर्थ है कि हमें b का लघु गुणक ज्ञात करना है। और ये नीचे जो छोटे अक्षरों में लिखा हुआ है, इसको पढ़ा जाता है आधार। इसका मतलब हो गया कि हमें b का लघु गुणक मतलब लॉग ज्ञात करना है, किस पर, आधार a पर। ठीक है ना। तो आधार a पर हमें b का लघु गुणक ज्ञात करना है। जैसे मान लो मैं आपके सामने लिख दूं लॉगरिथम ऑफ 2, ये सब लिख दूं मैं आप, तो इसको कैसे पढ़ेंगे आप लोग, इसको पढ़ेंगे कि हमें 10 का लघु गुणक ज्ञात करना है आधार 2 पर, या आधार 2 पर 10 का लघु गुणक ज्ञात कीजिए। यहाँ पर ये आधार काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। अगर आधार बदल जाता है तो वैल्यू बदल जाती है, जैसे इसकी जो भी वैल्यू आएगी, ठीक है ना। अगर मान लो यहाँ पर आधार चेंज कर देंगे अपन, तो 10 के लिए उसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी फिर। तो आधार काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है यहाँ पर। ठीक है। तो ये तो अपना इसका बेसिक इंट्रोडक्शन हो गया। अब देखो इसमें अपन क्या कर सकते हैं कि हमारे पास जो घातांक रूप होते हैं उनको हम लघु गण के रूप में बदल सकते हैं। जैसे मान लो 2 की घात 3 बराबर 8 होता है, हम जानते हैं।
अब आप इससे चाहो तो लघु गणकीय रूप इसका ला सकते हो। यहाँ पर क्या होगा कि आप जैसे इधर पक्षांतर करोगे तो इधर आके एक लॉग फंक्शन बन जाएगा 8 के लिए, तो log 8 हो जाएगा। यहाँ 2 देखो आधार है, तो यहाँ ये 2 आधार जो है ये इस log के आधार में चला जाएगा, और इधर ये 2 इधर जाने के बाद यहाँ 3 बचेगा, उसको मैंने यहाँ बराबर में लिख दिया। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, घातांक रूप से लघुगण के रूप बना सकते हो। और आप चाहो तो लघुगण के रूप से उल्टा घातांक रूप भी बना सकते हो। अगर आप इसको वापस उधर लेके जाओगे लॉगरिथम फंक्शन को, तो क्या होगा, ये दो जो है 2 की घात 3 ही आ जाएगा, 2 वापस 3 का आधार बन जाएगा, ठीक है ना, और बराबर में क्या बच जाएगा, 8 बच जाएगा। तो आप उल्टा सीधा कैसे भी इनको कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। हालांकि इसमें कुछ प्रतिबंध भी होते हैं ऋणात्मक संख्याओं के लिए, तो वह अभी फिलहाल मैं चर्चा नहीं कर रहा हूँ उसकी, ठीक है ना। यहाँ पर देखो, जैसे मान लो इसको बदलना है, इसको हमें बदलना है, तो 5 की घात 3 बराबर 125 होता है। अब जब आप इसका लघुगण के रूप बनाओगे तो यहाँ पर 125 का लघुगुणक बनेगा, ये 5 इधर जाने के बाद 125 का लघुगुणक बनेगा, और आधार जो यहाँ 5 है ये लघुगुणक के आधार में आ जाएगा 5। देखो आपको छोटा सा दिख रहा है, इसको छोटा ही लिखना रहता है, थोड़ा इसके पैरों में रखना रहता है अपने को, ठीक है ना। और बराबर में इधर 3 छोड़ के जाएगा तो यहाँ 3 आ जाएगा। तो इस तरह से आप घातांक रूप को लघुगण के रूप में बदल सकते हैं, ठीक है। ऐसे जैसे एक और इसमें होता है, अपन यहाँ पर e की पावर x बराबर y, ये e जो होता है ये गणित का एक संख्या है। ई को ई फॉर एलिफेंट नहीं है, मतलब अंग्रेजी का ई नहीं है, ये गणित का ई है। तो इसको बोलते हैं चरघातांकी रूप, ई की पावर एक्स को अपन चरघातांकी रूप भी बोलते हैं। इसके बारे में मैं बताने वाला हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, जो फंक्शन अपन पढ़ेंगे तो वहाँ मैं इसके बारे में बताऊँगा। तो इसको भी अपन घातांक रूप में बदल सकते हैं, सॉरी लघुगण के रूप में बदल सकते हैं। देखो यहाँ ई की वैल्यू भी लिखी हुई है, ये ई जो है ये 2.718 होता है लगभग, गणित में इसका मान इतना होता है, उसको मैं भी पढ़ूंगा आपके सामने। तो इसको हम कैसे बदल सकते हैं, तो इसको लघुगण के रूप में हम बदलेंगे तो देखो क्या बन जाएगा हमारे पास, इधर तो x छूट जाएगा और उधर ये e जाएगा तो log बन जाएगा, और e यहाँ पर आधार में आ जाएगा और y का लघुगुणक बन जाएगा। तो इसको ऐसा लिखा जा सकता है। तो ये काफ़ी यूजफुल होते हैं जब हमें इस तरह से एक दूसरे में कन्वर्ट करना होता है, ठीक है स्टूडेंट। इसके बाद देखो यहाँ पर कुछ मैंने नियम लिखे हैं। यहाँ पर पहला नोट मैंने लिखा है, प्राकृतिक लघुगुणक को ln से लिखते हैं, ठीक है ना। प्राकृतिक लघुगुणक उसे बोलते हैं जिसका आधार ई होता है। जैसे आप देखो यहाँ पर ये आधार ई है, तो मैं चाहूँ तो यहाँ log की जगह इसको ln लिख सकता हूँ, ln y ऐसा लिख सकता हूँ। जैसे आपको ln2 ln3, तो इनमें आपको आधार को दिखाने की जरूरत नहीं है। ln जहाँ भी लिखा हुआ है इसका मतलब आप नेचुरली समझ जाओ कि वहाँ पर आधार ई ही है। अगर आधार ई नहीं है तो फिर आप उसको ln नहीं लिख सकते हो, ठीक है ना। तो ये केवल और केवल प्राकृतिक लघुगुणक के लिए ही हम LOG log को ln लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसके बाद देखो, ऋणात्मक संख्याओं का लघुगुणक ज्ञात नहीं किया जा सकता है, इसे अपरिभाषित माना जाता है। इसका क्या मतलब है, देखो आप, मैं यहाँ बता देता हूँ आपको। ऋणात्मक संख्याओं का लघुगुणक ज्ञात नहीं किया जा सकता है। जैसे आपके सामने लिखा हुआ है, कोई आपसे कह दे कि -7 का लघुगुणक ज्ञात कीजिए आधार 2 पर, तो हम कहेंगे ये पॉसिबल नहीं है, असंभव है, इसका कोई मान नहीं बनेगा, अवास्तविक रहेगा या अपरिभाषित रहेगा। इसी प्रकार जितने भी कुछ भी नंबर हो, बोले से आपको कितना ही माइनस वाला मान आ जाए, माइनस वाले मानों के लघुगुणक निकालना संभव नहीं होता है। इसी प्रकार लघुगुणक का आधार ऋणात्मक हो तब भी लघुगुणक का मान नहीं ज्ञात कर सकते हैं। ये आधार भी ऋणात्मक नहीं होना चाहिए। जैसे मान लो ऐसा कहा जाए -3 पर 5 का लघुगुणक ज्ञात कीजिए, तो ये भी क्या है, असंभव है, पॉसिबल नहीं है। तो ये भी पॉसिबल क्यों नहीं है, क्योंकि इसका आधार ऋणात्मक आ रहा है। तो लघुगुणक में न तो जिसका हम मान ज्ञात कर रहे हैं वो भी न तो वो ऋणात्मक होना चाहिए और न ही आधार ऋणात्मक होना चाहिए, दोनों ही धनात्मक होने चाहिए, तभी आप लघुगुणक ज्ञात कर सकते हैं। तो ये तो लघुगुणक के बारे में हुई बेसिक जानकारी। अब लघुगुणक के कुछ रूल्स हैं, जो लघुगुणक कुछ रूल को फॉलो करता है, उनको अब मैं आपको बताता हूँ। स्टूडेंट नेक्स्ट लेते हैं हम लघुगुणक के गुणधर्म। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट गुणधर्म होते हैं। जैसे मान लो यहाँ लिखा हुआ है log mn, मतलब हमें mn का लघुगुणक ज्ञात करना है। यहाँ आधार नहीं दिया हुआ है, तो जब आधार नहीं देता है तो उसको अपन प्राकृतिक लघुगुणक में लेते हैं। इसका आधार यहाँ ई माना जाएगा, और ई के अलावा कोई होगा तो वह जरूर आपको दिया जाएगा। तो नहीं लिखा हुआ है तो मानो कि वह ई ही है, ठीक है ना। जो मैंने अभी आपको ई बताया था 2.71, वो आधार हमें मानना है, ठीक है। तो वैसे अपन ये नियम जो है किसी भी आधार के लिए सकते हैं। आप यहाँ 2 आधार ले लो, 3 ले लो, 4 ले लो, कोई भी आधार ले सकते हो आप।
पर अभी हम यहाँ पर इस रूल को अपन ने प्राकृतिक लघु गुणक के आधार पर लिया है, मतलब यहाँ दिखाया हुआ नहीं है, मतलब हम समझेंगे कि आधार ई ही है। ठीक है, तो log mn का मतलब होता है log m प्लस log n। ठीक है ना, जैसे मैं एग्जांपल से आपको बताता भी जाता हूँ साथ साथ। जैसे मान लो अपने को log 6 की वैल्यू निकालनी है। अब log 6 की वैल्यू आपके पास डायरेक्टली नहीं है पर आपके पास 6 के जो गुणनखंड है उनकी वैल्यू है। तो जैसे मान लो 6 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3, तो ये हो जाएगा m इंटू एन। m इंटू एन इसको आप लिख सकते हो log 2 प्लस log 3। तो आप अगर log 2 और log 3 की वैल्यू दे रखी है तो उससे आप log 6 की वैल्यू निकाल सकते हो। इस तरह से रिजल्ट हमारे काम आता है। ठीक है ना, अगर कोई वैल्यू दे रखी है तो उससे हम दूसरी वैल्यू को ज्ञात कर सकते हैं। इसके बाद जैसे log m बटा n, तो log m बटा n होता है log m माइनस log n। इनके जो प्रॉपर्टीज है, इनके जो गुणधर्म है, ये अपने आप में यूनिक है भाई। आप किसी दूसरे से इनको कंपेयर करके मत लिखना, ठीक है ना, या कोई अपनी तरफ से उसमें कोई आप ऐड मत करना, क्योंकि ये सब फंक्शन के रूल अपने गुणों के अनुसार होते हैं। तो जैसा है वैसा ही याद रखना है आपको। log m बटा n बराबर log m माइनस log n होता है। जैसे मान लो एग्जाम्पल के लिए हम ले लें कि हमें log यहाँ पर 3/5 को सरल करके लिखना है, तो m बटा n से मैं इसको लिख सकता हूँ log 3 माइनस log 5, ऐसा लिखा जा सकता है। थर्ड वाला रूल है हमारे पास, देखिए आप, log m की पावर n। तो देखो यहाँ m की घात n है, तो इसमें ये जो n घात है ये आगे आ जाती है, इसका गुणांक बन जाती है। ये देखो n उठ के आगे आ गया। तो जैसे मान लो ऐसा लिखा हुआ है log 8 लिखा हुआ है। अब log 8 को आपको सरल करना है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ log 2 की घात 3, और फिर ये वाला नियम लगा दो। तो इसमें क्या होगा कि 3 आगे आ जाएगा, 3 इसका गुणांक बन जाएगा, तो 3 log 2, ऐसा हम लिख सकते हैं। तो जहाँ पर हमें क्वेश्चन आएगा वहाँ पर फिर हम इसका यूज़ भी करेंगे। ठीक है ना, कि किस तरह से हमें वहाँ जैसा कंडीशन होगी उसके हिसाब से यूज किया जाएगा। इसके बाद देखो ये जो रूल है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। log ए का मान आधार ए पर 1 होता है। इसका मतलब है कि अगर मान लो जिसका हमें लघु गुणक ज्ञात करना है वही आधार में हो तो इसका मान हमेशा 1 होता है। इसके क्या रिजल्ट है, देखो इसके रिजल्ट ये हैं, आप इसको मैं यही बताता हूँ इसके रिजल्ट एग्जाम्पल में, कि जैसे मान लो log 10 का मान ज्ञात करना है और आधार 10 ही है तो इसका मान 1 आएगा। आपको मान लो log ई का मान ज्ञात करना है आधार ई पर, तो इसका मान भी 1 आएगा। ऐसे अब कुछ भी लिखा हुआ हो, ठीक है ना, जैसे मान लो log 3 का मान ज्ञात करना है आधार 3 पर, तो ये भी 1 आएगा। अगर जिसका मान ज्ञात करना है वही संख्या आधार में हो तो हमेशा उसका मान 1 बनता है। ये ध्यान रखें आप, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण रूल है। ठीक है, इसके बाद देखो नेक्स्ट है log 1 की वैल्यू 0 होती है। ए कोई भी आधार हो, ए का मतलब कोई भी आधार है, ठीक है ना, कोई भी आधार है, उस log 1 की वैल्यू हमेशा 0 ही आएगी। जैसे मैं इसका एग्जांपल यहाँ ले लेता हूँ, log 2, log 1 की वैल्यू आधार 2 पर 0 रहेगी, log 1 की वैल्यू आधार 10 पर ये भी 0 रहेगी, log 1 की वैल्यू आधार ई पर ये भी क्या रहेगी, 0 रहेगी। तो कोई भी आधार हो log 1 की वैल्यू हमेशा 0 ही आती है। इसके अलावा देखो जीरो का लोगरिथम किसी भी आधार ए पर दो तरह की वैल्यू रखता है, प्लस इनफाइनाइट और माइनस इनफाइनाइट। इसका मान प्लस इनफाइनाइट बनता है, log 0 की वैल्यू प्लस इनफाइनाइट बनती है जब यहाँ आने वाला आधार 0 से 1 के बीच हो, ठीक है ना, और इसकी वैल्यू माइनस इनफाइनाइट बनती है जब यहाँ आने वाला आधार 1 से बड़ा हो। तो ये जहाँ यूज आएगा हमारे, ये मैथमेटिक्स में, हालांकि मैथमेटिक्स में ज़्यादा यूज आते हैं ये चीज़ें, ठीक है ना, तो फिजिक्स के दृष्टिकोण में तो इतना इसका यूज नहीं रहेगा, और कहीं रहेगा तो मैंने आपको बता ही दिया है। इसके आगे स्टूडेंट कुछ गुणधर्म और हैं, देखिए आप, जैसे ये गुणधर्म है आधार परिवर्तित करना। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, जैसे मान लो आधार ए है और बी का लघु गुणक है, तो हम किसी अन्य आधार पे जा सकते हैं। जैसे सी आधार पे जाना है हमें, मान लो कोई अन्य आधार कुछ भी आप ले लो, उसको मैंने यहाँ नाम दे दिया सी, तो क्या होगा, इसको ऐसा लिखा जा सकता है log सी आधार पे बी बटा log सी आधार पे ए, ऐसा लिखा जा सकता है। तो ये हमारे आवश्यकता अनुसार हम काम में लेंगे, जहाँ उकलन वगैरह में भी काम में आते हैं। ठीक है ना, इसके बाद देखो एक कंडीशन ये होती है लघु गुणक पर, कि जैसे आधार ए पर बी का लघु गुणक और आधार बी पर ए का लघु गुणक दोनों एक दूसरे के उल्टे सीधे हैं ये, ठीक है ना, इनका गुणनफल 1 के बराबर होता है। तो ये भी काफ़ी यूजफुल रिजल्ट होता है। इसके बाद नेक्स्ट रिजल्ट है हमारे पास, अगर एक के ऊपर लघु गुणक जो है घात के रूप में है,
ए ही आधार पर, यहाँ भी आधार ए है, देखो घातांक का आधार भी ए है और लघु गुणक का आधार भी ए है। तो अपन समझ सकते हैं कि ये पूरी टर्म जो है कैंसिल हो जाएगी और इसका मान केवल x बचेगा। पर शर्त यही है कि यहाँ भी आधार ए होना चाहिए, यहाँ भी आधार ए होना चाहिए। जैसे मान लो इसका अपन एग्जाम्पल लें अगर, तो हम कह सकते हैं कि जैसे 2 की घात log आधार 2 पर यहाँ पर लिखा हुआ है जेड। तो जब यहाँ 2 है आधार में, यहाँ भी 2 आधार में है, तो ये सब कैंसिल हो जाएगा, केवल जेड ही बच जाएगा। ठीक है ना, समझने के लिए मैं कह रहा हूँ कैंसिल हो जाएगा। इस तरह से हम इसके मान निकाल सकते हैं। तो इसको भी याद रखना, काफ़ी यूजफुल रहेगा ये भी हमारे लिए। और एक ये है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अगर हमें आधार ई से, जैसे x का लघु गुणक है और हमें आधार ई से आधार 10 पर जाना है, ठीक है ना, ज़्यादातर आधार जो काम आता है वो 10 ज़्यादा काम आता है। तो आधार 10 पे जाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, ई आधार से हम आधार 10 पे जा सकते हैं x के लघु गुणक के लिए, यदि हम इसको गुणा कर दें 2.303 से। तो ये रिजल्ट भी केमिस्ट्री वगैरह में काफ़ी यूजफुल रहता है, ठीक है ना, फिजिक्स में भी काम आता है हमारे। इसके अलावा आप कुछ मानों को याद रख सकते हैं, लघु गुणक के कुछ मानों को याद रख सकते हैं। जैसे 2 का लघु गुणक आधार 10 पर होता है 0.3010, 3 का लघु गुणक होता है आधार 10 पर 0.4771, 5 का लघु गुणक होता है आधार 10 पर 0.698, ठीक है ना। तो ये सब हम या तो टेबल से ज्ञात कर सकते हैं या कैलकुलेटर से ज्ञात होते हैं, ये डायरेक्टली इनका कोई मेथड नहीं है हमारे पास, तो आपको ये याद ही रखने पड़ेंगे, ठीक है ना। और इसके अलावा अपन चाहे तो आधार 2 का, सॉरी 2 का लघु गुणक आधार ई पर होता है 0.693, 3 का 1.098 आधार ई पर, और आधार 5 का लघु गुणक आधार ई पर है 1.609। तो इनमें से जनरली तो क्या होता है, क्वेश्चन में हमें वैल्यूज़ दे देता है वो, जब भी आपको लघु गुणक का यूज़ करवाना है तो वैल्यू वहाँ पर दे देगा। फिर भी हम कुछ बेसिक वैल्यू जैसे 2 या 3 की तो याद रख ही सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा लघु गुणक जो है वो कंप्लीट हुआ और आज का टॉपिक भी हमारा पूरा कंप्लीट हो गया है। हमने सर्वसमीकाएँ, समुच्चय, घातांक के नियम, लघु गुणक सबके बारे में बहुत डिटेल से समझ लिया है और ये हमारे लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाले हैं फिजिक्स में। स्टूडेंट, आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो निश्चित आप इसको सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसको भेजिए, ठीक है ना। चलिए फिर एक नई वीडियो के साथ मैं आपसे मिलूँगा और अगला जो टॉपिक अपना आने वाला है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, फंक्शन का है वो, और फंक्शन से ही फिर हमारे अवकलन समाकलन का जो बेस है वो तैयार होगा। और अवकलन समाकलन हमारे फिजिक्स में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए आप ज़रूर तैयार रहना देखने के लिए, उसको ज़रूर देखना आप, आपकी उससे आपको उसमें फ्यूचर में काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। यहाँ पर हम कुछ लघु गुणकों को याद रख सकते हैं। देखो जैसे log 2 की वैल्यू आधार 10 पर 0.3010 होती है, 3 की आधार 10 पर 0.4771 होती है, 5 की आधार 10 पर 0.698 होती है। ऐसे ही जो प्राकृतिक लघु गुणक है हमारा, उसके ऊपर भी हम वैल्यूज़ को याद रख सकते हैं, 2 की, 3 की और 5 की। तो वैसे तो क्वेश्चन जो दिया जाता है उसमें इन वैल्यूज़ को दे दिया जाता है, फिर भी हम कुछ अगर ये मान याद रखना चाहें तो रख सकते हैं। तो स्टूडेंट, आज का टॉपिक हमारा पूरा कंप्लीट हो गया है अब, और हमने सर्वसमीकाएँ, समुच्चय, घातांक के नियम, लघु गुणक काफ़ी इंपॉर्टेंट है जिनको हमने पढ़ लिया है और हमारे काम आने वाले हैं फिजिक्स में बहुत। इसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक मैं लेके आऊँगा आपके लिए फंक्शन का होगा, और फंक्शन ही हमारे अवकलन और समाकलन की आधार को तैयार करेगा। तो अगला वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने जा रहा है, ठीक है ना। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको पहुँचाएँ, सब्सक्राइब करें और दूसरों लोगों से भी करवाएँ, ठीक है। फिर एक नई वीडियो के साथ मैं आपसे मिलूँगा, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।